हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के जो कंटिन्यूएशन में हम देख रहे थे, ये हमारा जो सेकंड चैप्टर है और ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है और वैसे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। और उसी के कंटिन्यूएशन में हमने इस वाले जो चैप्टर के हम अब तक 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उसमें काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। जो ज्योग्राफी का इस चैप्टर का पहला जो पोर्शन है वो हम कवर कर चुके थे कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधनों का विकास, उनका कंजर्वेशन, संरक्षण, किस तरह से नियोजन वगैरह, ये सारा कुछ हम कवर कर चुके थे। अब जो हम है सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ गए हैं, तो सेकंड पार्ट में हमने देखा कि जो हम अब पर्टिकुलर किसी एक रिसोर्स के बारे में, एक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जो कर लिया था वो लिया था हमने भूमि संसाधन, जो भू संसाधन है उसको हमने लिया था और उसमें हम भूमि के बारे में पढ़ चुके थे, उसका यूज़ भी पढ़ चुके थे। अब जो हम जो उसके प्रारूप भी पढ़ चुके थे, ये भी देख चुके थे कि इंडिया में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो ज़मीन है उसका प्रारूप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो मैंने ये थोड़ा सा कल आपको समझा दिया था कि जो भूमि निम्नीकरण है और उसका संरक्षण का उपाय, तो इसको एक्चुअल में क्या था कि वो जो पहले जो वीडियो अपलोड करी थी वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई थी, इसीलिए इस टॉपिक को अब यहाँ से फिर से स्टार्ट करके और हम क्या करेंगे कि अब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय कि जो भूमि है, भूमि का डिग्रेडेशन मतलब निम्नीकरण जो है वो क्यों होता है, उसके कई रीजंस भी है। और ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में आपका बनता है ये, और इसको पूछा जाता है। ये एक तरह से कह सकते हैं हम, जो सीबीएसई है उसका फेवरेट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछता ज़रूर है। तो जो भूमि निम्नीकरण है उसके रीजंस हम देखेंगे। तो देखो, इन्हें आप अगर समझने की कोशिश करोगे तो आपको अभी ये क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो आप इसको रटते रहिएगा, लेकिन जब आपको इसकी नीड होगी तब आप इसको भूल चुके होंगे। तो इसलिए प्लीज़ जो पॉइंट हैं उनको समझने की कोशिश करिएगा। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, कि हम भूमि जो एक ऐसा संसाधन है जिसके हमारे जो पूर्वज हैं वो सब करते आ रहे हैं। मतलब हमारे पूर्वज दादा परदादा करते आ रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और अब आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसी का उपयोग करेगी। हम जो ज़्यादातर हमारी जितनी भी जो नीड की या ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, ज़्यादातर जो चीज़ें हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, भूमि से ही तो प्राप्त करते हैं। हर चीज़ भूमि पे ही होती है। तो हमारी लाइफ के जो भी पार्ट है, हिस्सा है, उसका 95% हिस्सा कहाँ से मिलता है, हमें भूमि से ही मिलता है। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। कि देखो, मनुष्य तो अपनी एक्टिविटियों से भूमि को नुकसान पहुंचा ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो नेचर है, प्रकृति है, वो भी क्या है, अब इसको हार्म पहुंचा रही है। अब रीज़न क्या है कि अब अगर हम प्रकृति के साथ खेलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रकृति भी तो हमारे साथ खेलेगी। तो वही सारी चीज़ें हैं कि हम जब भूमि को हार्म पहुंचा रहे हैं, जो ये जिस तरह से हम इस संसाधन का जिस तरीके से यूज़ करते आ रहे हैं, आने वाले टाइम में इसको एक तरह से एक ऐसा रिसोर्स, सीमित संसाधन है, ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगा। और नेचर भी, जैसे आपका बाढ़ आना, भूकंप आना, लैंडस्लाइड होना, ये सारी चीज़ें भी इसी वजह से होती हैं। क्यों? अब जैसे मान लो आप हिल स्टेशन की तरफ जाते हो, वहाँ देखोगे आप, मनुष्य ने अपने लालच के चक्कर में इतने सारे होटल्स वगैरह बना लिए हैं, जहाँ मर्जी है वहाँ बना लेते हैं, फिर लैंडस्लाइड हो रही होती है, क्योंकि खुदाई से उससे अब आपने छेड़ तो दिया है उनको, तो वो रुकेंगे थोड़ी, वो ऑटोमेटिक जो नेचर है क्या तो लैंडस्लाइड हो जाती है वहाँ। रीज़न ही है लैंडस्लाइड होने का, क्योंकि अगर कोई आप एक पत्थर निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है बाकी चीज़ें भी तो हिलेंगी। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। कि मतलब जो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है वो क्या है, निम्नीकृत है। मतलब इस तरह से खराब हो रखी है, टूटी फूटी है, या पॉल्यूटेड हो रखी है, या फिर कह सकते हैं अनुपजाऊ हो गई है। मतलब 13 करोड़ भूमि है। इसमें लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आती है। कि मतलब इसमें से जो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है उसमें से जो 28% भूमि निम्नीकृत है वो किन के अंदर आ रही है, वनों के अंदर। अब वनों में कैसे निम्नीकृत होती है, जब हम वनों को साफ करते चले जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ भूमि का निम्नीकरण होगा। कैसे होगा?
अब आप कहोगे कि भाई पेड़ों से भूमि का क्या लेना देना है? लेना देना ये है कि वहाँ पर जो पेड़ हैं उनकी जड़ें हैं वो मिट्टी को जमा के रखती है, भूमि को एक जगह कहते हैं ना जकड़ के रखती हैं एक तरह से मिट्टी। लेकिन वहाँ से जब पेड़ खुद जाएंगे तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, मिट्टी जो है पानी के थ्रू जो उपजाऊपन ऊपर की जो लेयर है जो मिट्टी की वो बह के चली जाएगी, उसका उपजाऊपन खत्म हो जाएगा। वो किस काम की? 56% क्षेत्र जल अपर्दित है, कि 56% जो क्षेत्र है वो एरिया जल अपर्दित है। और शेष क्षेत्र क्या है? लवणीय और क्षारीय। लवणीय और क्षारीय की जब हम मतलब जब जो हमारी लैंड है उसमें क्या है, लवण की मात्रा या क्षार की मात्रा बढ़ जाती है। ये क्यों बढ़ती है? बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से बढ़ती है। तो आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा फसल प्रोडक्शन के चक्कर में पंजाब और हरियाणा में क्या है, ये भूमि का लवणीकरण और क्षारीकरण होता जा रहा है। कुछ मानव क्रियाएं जैसे कुछ ऐसी मनुष्य की एक्टिविटी है उनसे भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, जैसे वनोन्मूलन हो गया कि जैसे हम वनों की कटाई कर ले। मैंने अभी आपको बताया था कि वनों को काटने से इस तरह से आपका मिट्टी का क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है। अति पशुचारण, अब पशुचारण जैसे आपने देखा होगा कि कई जगह लैंडफिल ऐसी पड़ी हुई होती है, उसे मतलब पड़ती छोड़ दिया जाता है 5-5, 6-6 साल के लिए जो भी है। तो उसमें क्या है, पशु कई बार चारागाह बन जाते, तो पशु चरने जाते तो क्या करते हैं, वो भी तो लैंड का डिग्रेडेशन करते हैं, मतलब निम्नीकरण करते हैं। कैसे? एक तो उनके पैर जो होते हैं जिन्हें हम खुर कहते हैं, उनसे भूमि कटती है, टूटती है, फूटती है, जो आप लेयर है ऊपर की वो कमज़ोर हो जाती है। दूसरा जो वो खाते हैं, मुँह से खाते हैं, तो कई बार जड़ें भी उखड़ आती है, तो मिट्टी भी उसके साथ आ जाती है, तो वहाँ से बीक पड़ जाती है आपकी जो ज़मीन है वो, या तो हवा के थ्रू उड़ के मिट्टी कहीं चली जाती है या पानी के थ्रू बह के चली जाती है। तो उससे क्या हुआ, उसका जो ऊपर की जो उपजाऊ मृदा है जिसमें खेती या कुछ भी होता है, प्रोडक्शन वगैरह होता है, वो तो लेयर जा चुकी है, तो अब भूमि का यूज़ की नहीं होती है वो। खनन से भी आपने देखा होगा कि लोग जो माइनिंग, बहुत ज़्यादा माइनिंग के चक्कर मतलब खनन के चक्कर में भी जो भूमि है खराब निम्नीकरण होता है। जैसे आपने खुदाई से आपको पता चला यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, तो आप खुदाई कर देते हो वहाँ पे, लेकिन उसको एज इट इज़ छोड़ देते हो। उससे भी क्या है, जो वहाँ की जो ज़मीन है वो बीक पड़ गई है। तो भूमि के निम्नीकरण में ये मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भूमि निम्नीकरण के कारण लिखो, तो आप सीधा सीधा लिखोगे कुछ की आप एक तो 2 चीज़ों में मेंशन कर सकते हो। पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे कि एक्चुअल में जो भूमि निम्नीकरण होता क्या है। मैं एक तरीका बता रही हूँ आपको क्वेश्चन लिखने का कि 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो किस तरह से अटैम्प्ट करते हैं एक तरह से। तो आपने पहले इंट्रोडक्शन वगैरह दे दिया उसके बारे में, फिर रीज़न बता दिए जो निम्नीकरण का है। उसके बाद में आपने 2 रीज़न दे दिया, एक तो आपका नेचुरल हो गया, एक मानव एक्टिविटी हो गई, मानव क्रियाएँ हो गई, उनमें आप नेचुरल बता दोगे, बाढ़, भूकंप वगैरह जो लैंडस्लाइड है, ये रीज़न दे दोगे। उसके बाद आप दे दोगे कि ये जो मानव एक्टिविटी में वनोन्मूलन हो गया, अति पशुचारण हो गया, खनन हो गया, ये सारे क्या हैं, भूमि निम्नीकरण के वो हैं। अब इनमें आपको रटने जैसा क्या है, रटने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ें आप अपनी लाइफ से, अपनी चीज़ों से रिलेट करोगे तो ऑटोमेटिक आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ क्या है, खुला छोड़ दिया जाता है। मतलब गहरी खाई बना के छोड़ दी जाती है, खुला छोड़ दिया जाता है, मतलब उनको भरते नहीं है जो खनन का काम करते हैं। खनन के कारण जो आपके झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, देखो अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब पैराग्राफ है। एक तरह से मैं कहूँगी कि 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर यहाँ से पक्का पूछा जाता है, या तो मैचिंग करवा लेगा या फिर आपको 1 लाइनर क्वेश्चन अटेम्प्ट पूछ लेगा। रीज़न क्या है, आपसे ये पूछ लेगा कि जो जैसे आपसे पूछेगा कि जो अति पशुचारण है वो कहाँ होता है, किस स्टेट में मतलब रिलेटेड है, खनन किससे रिलेटेड है, जो वनोन्मूलन है वो किससे रिलेटेड है, जो लवणीयता और जो क्षारीयता है वो किससे रिलेटेड है। तो आपने देखा होगा जो अति पशुचारण वगैरह है ये आपका यहाँ हो गया राजस्थान और गुजरात में, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो जिस टाइम मतलब वनस्पति नहीं मिलती है तो वो इधर उधर मतलब जानवरों को लेके घूमते हैं गर्मियों में, इधर जब भी जहाँ खाना मिलता है वहीं लेके चले जाते चारागाह के चक्कर में। आपने देखा होगा खनन, ये आपका जो छत्तीसगढ़ झारखंड वगैरह हो गया, यहाँ पर आपका खनन होता है बहुत ज़्यादा। पंजाब हरियाणा इधर आपने देखा है, यहाँ पे अति पशुचारण की वजह से क्या है, भूमि का वो हो रहा है निम्नीकरण। तो आपको ये स्टेट 1 लाइनर में वो पूछ लेगा। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थान, सॉरी ये तो मैंने पढ़ दिया था। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। अब ये पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन के लिए ही है, यहाँ से आप अंडरलाइन ही कर लें, यहाँ से स्टार्ट करके 1 मिनट, ये आप यहाँ से और यहाँ तक
इसको अंडरलाइन ही कर लें। तो आपका जो ये छत्तीसगढ़ झारखंड है, यहाँ तो वन उन्मूलन से हो गया। गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या है, अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। और जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यहाँ अधिक सिंचाई की वजह से भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से भी उपरांत जलाक्रांता भी भूमि निम्नीकरण का क्या है, उत्तरदायी है। कि बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से भी क्या है, भूमि निम्नीकरण होता है। जलाक्रांता मतलब बहुत ज़्यादा जल की मात्रा से, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता क्या है, बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो मिट्टी में क्या है, उसमें लवणीयता की मात्रा और क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाएगी, जो भूमि का उपजाऊपन खत्म कर देगी। कुछ जो खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योगों में, मतलब जो इंडस्ट्री हैं वो भी हमारे इसको इफेक्ट करती हैं भूमि निम्नीकरण को। वो कैसे करती हैं, जैसे चूना, सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर पीसना, या मृदा बर्तन उद्योग में जो चूनिया, जो खड़िया जिसे हम कहते हैं, खड़िया मृदा, और जो सेल खड़ी है उसके प्रयोग से भी बहुत अधिक मात्रा में क्या है, वायुमंडल में तो वो धूल कण विसर्जित हो रहे हैं, और फिर वो क्या है, उनकी एक लेयर भूमि पे जम जाती है। वायुमंडल में पूरे टाइम हवा में ही तो नहीं घूमते रहेंगे, अब एक टाइम आएगा हवा कम पड़ेगी या क्या है, वो तो वो कण नीचे जमेंगे भी तो सही, लेयर भूमि पे, और उसकी परत इतनी हार्ड होती है कि उसके अंदर फिर आप ना तो पानी जा सकता है उसके। अब आप देखो सीमेंट के घर क्यों बनाते हैं, ताकि हम इन सारी चीज़ों से बच सकें। तो अब सोचो वो लेयर अगर आपकी पृथ्वी पे जम जाएगी तो क्या होगा, ना तो वो पेड़ को उगने देगी और ना ही बारिश का पानी अंदर जाने देगी। तो ये भी क्या है, भूमि निम्नीकरण का कारण है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा जल सोखने की प्रक्रिया के अवरुद्ध हो जाती है। कि मतलब अब जो मिट्टी है वो जल सोखती नहीं है, क्योंकि वो सोखेगी नहीं, पानी तो ऊपर ही रहेगा। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट, मतलब जो फैक्ट्री, आपने देखा होगा कोई भी फैक्ट्री है वहाँ पर जल तो उपयोग होता ही है, और खास करके ज़्यादा उपयोग होता है। आपने देखा होगा कुछ फैक्ट्रियाँ ज़्यादातर ऐसी जगह पर होती हैं जहाँ आसपास पानी इजीली अवेलेबल हो। तो उससे क्या है, वो जो जल निकलता है उसमें केमिकल अपशिष्ट ये तो मिले हुए होते हैं, और वो ऐसे ही उसको छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं वो, मतलब नहरों के थ्रू या कैसे भी नालियों के थ्रू वो क्या है, ज़मीन में चला जाता है, लैंड में चले जाता है। और वो क्या है, उसका जो वो केमिकल होते हैं, वो रसायन होते हैं, क्या है, भूमि का क्या करते हैं, वो भूमि को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका उपजाऊपन खत्म करते हैं। तो उससे भी क्या है, भूमि का निम्नीकरण होता है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में उद्योग जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का क्या है, मुख्य स्रोत है। मतलब वो भूमि का तो प्रदूषण कर रहा है, लेकिन और जल में जाके मिलके भी वो जल का प्रदूषण कर रहा होता है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके हैं कि हम इन प्रॉब्लम से कैसे सुलझा सकते हैं, कैसे मतलब सामना कर सकते हैं इन प्रॉब्लम का। तो एक तो है कि वनारोपण, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएं, जिससे क्या है, भूमि निम्नीकरण कम हो। क्योंकि वो जो वन अगर हम लगाएंगे तो पेड़ों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को जमा के रखेंगी, और उससे हमारा भूमि निम्नीकरण नहीं होगा। चारागाह का हम उचित प्रबंध करें। ऐसा नहीं कि कहीं भी पशुओं को चराने चले गए, मतलब जहाँ जगह दिखी वहीं पर। ऐसा एक प्रॉपर प्रबंध करें कि जहाँ बस यही पर्टिकुलर एरिया, ये इनका पशुओं का चरने का, बस यहीं पशु चरेंगे। ये काफ़ी हद तक हमें, कुछ हद तक हमें क्या है, मदद करेंगे। हम पेड़ों की एक रक्षक मेखला बना सकते हैं, जैसे मतलब जहाँ रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ मिट्टी जो धूल जो उड़ के जा रही है हवा के साथ, या जहाँ पर लैंडस्लाइड मिट्टी का कटाव हो रहा है पानी के बह के साथ, तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं, पेड़ों की एक रक्षक मेखला। अब आप कहोगे कि भाई पेड़ों की रक्षक मेखला से बनाने से मतलब हवा का क्या लिंक है? बिल्कुल लिंक है, क्योंकि जो हवा चलती है उसकी स्पीड है, अगर पेड़ों से टकराएगी तो वो कम हो जाएगी, और उस कम स्पीड के साथ आपकी मिट्टी कम उड़ के जाएगी। और दूसरा, पेड़ हैं वो जकड़ के रखेंगे मिट्टी को, जिससे उड़ने भी नहीं देंगे। पशु चारण नियंत्रण, हम पशुओं के चरने पे कंट्रोल करें। रेतीले टीलों को कांटेदार, जहाँ पर मतलब रेतीले टीले हैं वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी हम क्या है, भूमि के कटाव को या उसके रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। कि मतलब शुष्क इलाके जहाँ मतलब मिट्टी मतलब पानी नहीं है और सूखा है, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐसे कांटीले झाड़ मतलब लगा के, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत डीप होती हैं, और जो वो लगा कर उससे हम रोका जा सकता है।
बंजर भूमि के उचित प्रबंध करके, देखो हम बंजर भूमि, अब उसमें फसल नहीं उगा के या तो कोई ऐसे तरीका या टेक्निक यूज़ करें कि कुछ भूमि का उपजाऊपन मतलब स्टार्ट हो जाए, या फिर हम उस बंजर भूमि का उचित प्रबंध करें। जैसे हम कोई स्कूल बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो ऐसी ज़मीन, घर बना रहे हैं, तो ऐसी ज़मीन को तो यूज़ किया जा सकता है ना, उसमें खेती तो नहीं हो सकती, बाकी काम तो, बाकी एक्टिविटी तो हो सकती है। खनन नियंत्रण, जो आपका ये माइनिंग होता है, खनन होता है, उस पर कंट्रोल करके कि ज़्यादा खनन ना करें, और खनन करें तो ये कंडीशन रख दो कि भाई इन्हें जो बाद में खुला ना छोड़ा जाए, इनके भरने का काम भी उन्हीं पे हो। और औद्योगिक जल, जो उद्योगों से निकलने वाला जल है उसको परिष्कृत किया जाए। परिष्कृत मतलब शुद्ध करके छोड़ा जाए, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही छोड़ दिया और उसमें केमिकल वगैरह मिले, उनको भी शुद्ध करके छोड़ा जाए, जिससे कि वो ना तो जल प्रदूषण करे और ना भूमि का निम्नीकरण करे। के पश्चात विसर्जित मतलब छोड़ा जाए, एक तरह से करके जल और भूमि प्रदूषण को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा भूमि निम्नीकरण भी हो गया और उसके संरक्षण के उपाय भी हो गया। तो ये इसमें से आपके दो क्वेश्चन पूछते हैं, बनते हैं। एक तो आपके निम्नीकरण के रीज़न पूछ लेता है वो, और उसके संरक्षण के उपाय पूछ लेता है, या फिर दोनों को मिला के बड़े लेंदी क्वेश्चन में वो पूछ लेता है। तो आपको अब ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। अगला जो हमारा संसाधन है वो है मृदा संसाधन। देखो अभी हमने एक जो संसाधन है वो कवर कर चुके हैं हम, जो आपका क्या है, भूमि संसाधन। अब आप कहोगे मैडम ये तो एक जैसा ही है, मृदा संसाधन और भूमि संसाधन, क्या अंतर है? बिल्कुल अंतर है। जो मृदा संसाधन है भू संसाधन का एक पार्ट है, मतलब उससे पूरी भूमि, मतलब भूमि का जब हम एक मीनिंग लेंगे तो किससे लेंगे, जैसे आपका जो पर्वत हो गए, पठार हो गए, धरातल हो गए, सारे भूमि के अंदर ही आते हैं। हालांकि मतलब ये नहीं कि प्लेन एरिया ही भूमि के अंदर आएगा, सारी चीज़ें भूमि में कवर हो रही है। लेकिन यहाँ मृदा की बात हो रही है। मृदा मतलब लेयर। अब आप देखोगे कि वो चट्टानें, उनको तो मृदा नहीं कहोगे ना आप, लेकिन हाँ उनके टूटने फूटने से, उनके कंकरों से, इनसे मिट्टी बनती है। मिट्टी की जो लेयर होती है, मतलब एक तरह से हम कहें ज़मीन की जो ऊपरी वाली परत होती है, जो उपजाऊ होती है, या जिसमें आपके फसल क्रॉप्स वगैरह उगती है, उसको हम क्या कहते हैं, मृदा संसाधन कहते हैं। तो दोनों में अंतर है। मिट्टी तथा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। कि जो मिट्टी है, एक तो इम्पॉर्टेंट है और दूसरा नवकरणीय, कि हम मिट्टी को बना सकते हैं, मतलब बनती रहती है। अब ये तो है नहीं कि कली मिट्टी बन गई, ऐसा नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बनती रहती है। मतलब बनना बिगड़ना इसका चलता रहता है, टूटना फूटना, बह के कहीं और जाना, फिर उसके बाद कहीं और जाके जम जाना, एक नई मृदा का निर्माण हो जाना, मिट्टी बन जाना, मतलब लेयर जम जाना। तो ये सब चलता रहता है। यह पौधे के, अब इसका जो पौधे के विकास का माध्यम होती है, कि जो पौधे का विकास है या डेवलपमेंट है या वो ग्रोथ कैसे करता है, तो वो मीडियम होती है मिट्टी। बिना मिट्टी के आप देखोगे पौधा बिना मिट्टी के कहीं उगा है? कहीं ना कहीं मिट्टी होगी, उसमें पौधा उगा होगा। जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। और मिट्टी में देखा होगा आपने बहुत सारे छोटे छोटे जानवर, जो कीट वगैरह, ये सारे आपको बहुत मिलेंगे। मतलब जो भी केंचुआ वगैरह है, जो भी बहुत सारी जो जानवर वगैरह छोटे मोटे, वो कीड़े मकोड़े, उनको भी तो ये जो मिट्टी है वो, मतलब उनका एक तरह से कह सकते हैं कि उनका पोषण करती है, उनका पेट भरती है। वो मिट्टी खा के ही तो रहते हैं जिंदा। मृदा एक जीवांत तंत्र है। जीवांत मतलब जिसमें लाइफ है, वो हमें भी तो लाइफ दे रही है, क्योंकि हम अपनी खाने का चीज़ें, जो भी चीज़ें उगा रहे हैं, वो किस में उगा रहे हैं? मिट्टी में तो उगा रहे हैं। हवा में तो अब हमने कोई खेती नहीं कर ली है। अब ये बेटा ध्यान से सुनने वाली चीज़ है कि कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कि एक छोटी सी सेंटीमीटर आपने स्केल पर देखा होगा ना कि कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप देखोगे कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में ही लाखों साल लग जाते हैं। हाँ, बनने में इन्हें टाइम लगता है, ये नहीं कि कल ही बन जाए। मृदा बनने की प्रक्रिया में, मतलब अब जो ये जो मिट्टी है वो कैसे बनती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो मतलब उनका रोल होता है। एक तो आपका उच्चावच हो गए, उच्चावच में आपके जो ये पर्वत पठार वगैरह, ये भी इनका भी रोल होता है। इनका रोल कैसे होता है? जैसे पर्वतों के जो चट्टानों का टूटना फूटना, पठारों के, ये सारी उनसे भी तो हमारी जो मिट्टी बन रही है, उनके कणों से। जनक सेल है, जनक सेल वो होती है जो उनकी पेरेंट जो सेलें होती है, जो मतलब सबसे नीचे की लेयर, सबसे पहले वाली लेयर, वो भी इस पर अपना रोल देती है। संस्तर, फिर उसके बाद की जो लेयर है, सेलें आती चली जाती हैं वो। फिर ऊपर से जलवायु की, वहाँ की जलवायु कैसी है, ठंडी है, गर्म है, या फिर वहाँ बारिश हो रही है। आप देखो जहाँ बारिश होती है वहाँ अलग मृदा मिलेगी आपको, चिकनी और उस टाइप की मिलेगी। आप जहाँ सूखे एरिया में चले जाओ, आपको रेतीली जो मृदा है वो मिलेगी। तो मतलब क्लाइमेट भी, मतलब वो मिट्टी के निर्माण की उसमें अपना रोल निभाती है। दूसरा, वहाँ की वनस्पति कैसी है, वहाँ पे मतलब
ज़्यादा है, कम है, किस टाइप के उसके पत्तों से, क्योंकि हम भी तो मिट्टी का निर्माण ही तो करते हैं। अब जो पत्ते टूटना फूटना, पेड़ गिरेंगे, गलेंगे, ये सारी चीज़ होंगी तो उससे मिट्टी का निर्माण होगा। ज़्यादा होंगे जहाँ पर, वहाँ ज़्यादा ये पत्तियों को वगैरह ज़्यादा मिलेंगी तो वहाँ ज़्यादा मिट्टी का उस हिसाब से निर्माण होगा, उसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी। अन्य जैव पदार्थ जो जीव जंतु वगैरह हैं वो सारी चीज़ें भी इसमें अपराल। दूसरा होता है समय। इसमें जो समय है वो मुख्य कारक होता है। जितनी ज़्यादा पुरानी मिट्टी उतनी अच्छी होती है। तो ये टाइम भी, मतलब ये नहीं कि कल ही मिट्टी बन गई, बस आज मैंने इन सारी चीज़ों को, ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनको इकट्ठा किया और कल मैंने मिट्टी बना दी, नहीं। आप मिट्टी को बनने में इनको डालोगे तो भी टाइम तो लगेगा ही लगेगा। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन के जो टेम्परेचर बढ़ता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, उसके मतलब चेंजेज या परिवर्तन। बहते हुए जल की क्रिया की जो पानी के साथ जो जल की बहने की क्रिया है वो। दूसरा हो गया पवन, मतलब हवा, हिमनदी जो बर्फ़ की जो नदियाँ हैं वो, अपघटन क्रियाएँ, ये आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में भी अपना रोल देती हैं। वो कैसे? क्योंकि टेम्परेचर के घटने बढ़ने से भी मिट्टी पे इफेक्ट पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग मिट्टी बनती है। जो पानी के द्वारा कभी मिट्टी बहा कर लाई जा रही है, कहीं से उपजाऊ मिट्टी कहीं पर ले जाई जा रही है, उससे भी हवा के साथ भी मिट्टी बह के आ रही है, जा रही है, उसके कण बह के आ रहे हैं। हिमनदियाँ भी इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। तो ये अपघटन मतलब उसने टूटने फूटने की जो प्रक्रिया है उससे भी क्या है, मृदा निर्माण होता है। और ये मृदा निर्माण बनने की जो प्रक्रिया है उसमें योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक जो केमिकल, जो रासायनिक होते हैं या जैव परिवर्तन है वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे जैव मृदा, जैसे हम कहते हैं ना, जीव जंतुओं के इनसे, ह्यूमस से जो मृदा बनती है वो, और अजैव जो दोनों प्रकार के पदार्थों से मिल करके बनती है। जो अजैव जैव भी होंगे उसमें मतलब एक तरह से जो भी आपकी चट्टानें वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कह सकती हूँ कि ये पूरा इम्पॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, कि किस तरह से जो आपका, सॉरी यहाँ से ही लेंगे आप, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को यहाँ से ही लेंगे, कि ये पूरा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप और समझने की कोशिश करेंगे। अब हम मृदा बनने की प्रक्रिया को कैसे निर्धारित करें, मतलब कैसे बताएं कि ये मिट्टी कैसी है, किस टाइप की है, अच्छी है, नहीं है, इसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं वो निर्धारित करते हैं, कि उसमें निर्धारित करने वाले कुछ जो फैक्टर हैं। एक तो उसका रंग कैसा है, तो हम आप कलर से ही पता कर लोगे। जो काली मृदा है उससे आपका एकदम से, अगर मैं आपको काली मृदा का नाम लूँ तो एकदम से ख्याल आएगा, हाँ चिकनी मिट्टी और इस टाइप की मिट्टी काली मृदा हो गई। आपको जब मैं कहूँगी ब्राउन या भूरी मृदा जो भी है, आपको एकदम से ख्याल आएगा जो रेतीली मृदा है वो। पीली का आपका आ गया जो आपकी ऐसी इस टाइप जो मृदा जो जिससे आप कहोगे जलोढ़ वगैरह जो नदियों के द्वारा बहाकर, उस टाइप की मृदा। तो मतलब इस तरह से आप एक कलर से डिसाइड करते हैं। दूसरा उसकी गहराई कितनी की, वो मोटी है, मतलब जो कितनी गहराई तक उसकी लेयर है। दूसरा उसका गठन कैसा है, कि मतलब वो छोटे कण वाली है, बारीक पास वाले, या उसके मोटे कण है, किस टाइप। उसकी एज का मतलब कितनी पुरानी है। उसमें रासायनिक और जो रसायनों से बनी हुई होती है, सॉरी रासायनिक और भौतिक गुण हैं, उनके आधार पर भी हम भारत की मृदाओं का एक मिनट, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भी हम मृदाओं का निम्नलिखित प्रकार से, मतलब इनके बेस पे भी हम इनको बांटते हैं। मतलब इनके भौतिक और रासायनिक गुण भी होते हैं, इनका कलर भी होता है, इनकी एज भी होती है, और इसके अकॉर्डिंग हम इनका क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं या इनको बांटते हैं। तो मृदाओं का जो वर्गीकरण है, कि कौन सी मृदा कहाँ मिलती है, किस टाइप की मृदा होती है, कहाँ, ये सारी चीज़ें हम अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। जो शुरुआत करेंगे हम जलोढ़ मृदा से करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।